नमस्कार मित्रों, जो मैंने इंडियन मिलिट्री और मिलिट्री के इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो वीडियो बनाए थे उसके संदर्भ में कुछ कमेंट्स आए, क्वेश्चंस आए। उसमें से एक कमेंट क्वेश्चन ये था कि इंडिया की मिलिट्री सफिशिएंटली स्ट्रांग है, और काफ़ी व्यक्ति इस बात से उन्होंने एनालिसिस किया था, ऐसा नहीं, पर उनको प्री कन्विंस्ड, मतलब बिना किसी एनालिसिस के वो कन्विंस थे कि भाई इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो जो मेरे वीडियो का सार था कि इंडिया की मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर है, उससे कॉन्फ्लिक्टिंग कमेंट्स आए थे। तो ये सारे कमेंट्स का एक जनरलाइज्ड आंसर है। पहले तो वीकनेस ऑफ मिलिट्री है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। इंडिया की मिलिट्री वीक है और स्ट्रांग है, मेरा मतलब क्या था कि इंडिया की मिलिट्री पाकिस्तान की तुलना में स्ट्रांग है। वो तो मैंने बांग्लादेश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हमारी मिलिट्री कमज़ोर किसके कंपैरिजन में है? खास करके यूएस और चाइना दोनों के कंपैरिजन में। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ ऐड हो जाती है कि मान लो चाइना की मिलिट्री श्रीलंका की मिलिट्री को बैकिंग देती है, तो हमारी मिलिट्री श्रीलंका की मिलिट्री के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन यदि श्रीलंका को चाइना की मिलिट्री का और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बैकिंग मिलता है, तो फिर वो बड़े पैमानों पे वहाँ पर जो तमिल है उनके कत्ल कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, उन पे हैरेस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी कर रहे हैं। और यदि चाइना की या अमेरिका की मिलिट्री को पाकिस्तान बैकिंग देता है, मतलब पाकिस्तान को वो बैकिंग देते हैं, तो पाकिस्तान फिर बड़े पैमाने पे भारत में आतंकवादी भेजने का साहस कर सकता है। तो पहले मिलिट्री की वीकनेस है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, और वो टाइम के हिसाब से भी चेंज होता है। जैसे कि 1950 में हमारी मिलिट्री चाइना की मिलिट्री से ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन 1962 में वो कमज़ोर साबित हुई, और आज स्थिति और भी खराब है। इसी तरह से 1970 तक चाइना की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, 1980 तक कि वो पाकिस्तान को बैकिंग दे सके या चाइना को या श्रीलंका को बैकिंग दे सके। लेकिन आज स्ट्रेंथ रेशियो इतना खराब हो चुका है कि चाइना है वो श्रीलंका को बैकिंग देने को तैयार है कि मारो तमिलों को, हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए बैठे हैं। और चाइना आज पाकिस्तान को भी बैकिंग दे रहा है कि भेजो आतंकवादी भारत में, जितने भेजने हो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस तरह से। तो एक तो मिलिट्री का तुलनात्मक स्टडी करना चाहिए। rahulmehta.com/301.htm इस पे मेरा राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो डाउनलोड करें, rahulmehta.com/301.htm, और हिंदी में मिलेगा 301.h.htm। इसमें 24.9 सेक्शन 24.9 में मैंने इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री का कंपैरिजन किया है, जो कि आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। ये सारा डेटा मैंने इंटरनेट से लिया है कि सैनिक कितने हैं, कि चीन के पास रेगुलर सोल्जर है 22 लाख, इंडिया के पास 14 लाख। नंबर ऑफ प्लेन कितने हैं? चाइना के पास 10,000 के करीब, इंडिया के पास 3,000। और चाइना की जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, कि चाइना है वो 1990 में लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल मैन्युफैक्चर कर रहा था। हम आज की तारीख में भी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। कारगिल का युद्ध हुआ तब तो हमारे पास लेसर गाइडेड बम और लेसर गाइडेड मिसाइल थे ही नहीं। अब मैं कुछ, पर ये एक न्यूमेरिक आंसर हो गया। ये तो इस तरह की बात हो कि आपका जो सवाल है कि इंडियन मिलिट्री कमजोर है या मजबूत है, तो उसका ये एक न्यूमेरिकल आंसर आ गया कि भाई उसके पास इतने प्लेन है, हमारे पास इतने प्लेन है, उसके पास इतने टैंक है। कोई एक्सप्लिसिट ऑब्जर्वेशन है कि जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि भाई देखो इंडियन मिलिट्री की इतनी कमजोरियां अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो रही है। तो एक्सप्लिसिट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वो है भारत में चल रहा इतना बड़ा आतंकवाद। पाकिस्तान हर महीने सैकड़ों आतंकवादी भारत में भेजता है। सैनिकों की जनहानि होती है, सिविलियंस इतने सारे मरते हैं। वो भारत की सेना की कमजोरी का एक प्रमाण है। कैसे मैं कहूंगा कि आप मैक्सिको और अमेरिका की बॉर्डर देखिए, वो बॉर्डर भी इतनी खुली है कि इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जाते हैं, ड्रग्स आते हैं जाते हैं, भेड़ बकरियां भी आती होगी जाती होगी, कोई अंदाज नहीं है कितने जाते हैं, लेकिन आतंकवादी नहीं जाते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैक्सिको से 10-20 आतंकवादी गए, अमेरिका में जाके 100-200 अमेरिकनों को मार डाला और फिर खुद मर गए या वापस आ गए, जो कि इंडिया की बॉर्डर पे हर महीने हम देखते हैं
कि आ गए, 2-4 सैनिकों को मार डाला या सिविलियन को मार डाला और कुछ आतंकवादी मर गए और कुछ वापस भी भाग गए, सर काट के ले गए, भी कुछ ही दिन पहले की बात है। तो इस तरह के आतंकवाद की घटना अमेरिका की और मैक्सिको की बॉर्डर पे क्यों नहीं हो रही? उसका वजह है कि आतंकवादी को रिक्रूट करना आसान नहीं है। हजार को रिक्रूट करना पड़ता है, उनमें से यूं समझो कि 999 ट्रेनिंग लेने के बाद, पैसा लेने के बाद भाग जाते हैं। क्योंकि आतंकवादी बनना यानी मरने की तैयारी रखना, जो कि एक कॉमन बात नहीं है कि आपको सड़क पे जिस तरह से कारीगर मिल जाते हैं कि आपको मिस्त्री चाहिए या कोई रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन चाहिए और आप गए और दिन के 200-400 रुपए में चाहिए उतने मिल गए, इतना आसान नहीं है। उनको 16, 17, 18, 20 साल की उम्र में रिक्रूट करना पड़ता है और उनको साल, 2 साल, 3 साल तक ब्रेन वॉश करना पड़ता है। फिर उनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो कोल्ड वेदर में टिक पाए, वो सामने गोलियां चल रही हो और तुरंत भाग ना जाए, और इस तरह से, और एंड में वो मरने को तैयार होना चाहिए। क्योंकि जो आतंकवादी जा रहा है उसको पता है कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस नहीं आने वाला। तो ऐसे 1000 लोगों को मदरसा में रिक्रूट करना पड़ता है और फिर उनमें से 2-3 लोग मुश्किल से आतंकवादी बनने को तैयार होते हैं। यानी कि एक पूरा एस्टैब्लिशमेंट चाहिए, ट्रेनिंग कैंप जहां पे पहले उनका रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग हो या उनका आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग हो। उसके बाद ट्रेनिंग कैंप चाहिए जहां पे उनको हथियार चलाने का शिक्षण दिया जाता हो। तो ये सब करने के लिए पॉलिटिकल प्रोटेक्शन जरूरी होता है। यानी मैक्सिको में मान लो कोई सेनेटर, 2-5 मैक्सिको के सेनेटर मिलकर प्लान बनाते कि चलो अमेरिका में 10 आतंकवादी भेजने हैं, तो पहले तो 10-20 सेनेटर का नेटवर्क चाहिए। वो लोग एक एस्टैब्लिशमेंट खड़ा करेंगे जहां पे उनका ब्रेन वॉशिंग किया जाएगा, फिर ट्रेनिंग की जाएगी और फिर वहां से ऐसे 1000 मैक्सिकन को रिक्रूट करेंगे, तब कहीं जाके मुश्किल से 10 लोग जाके आतंकवादी बनेंगे। तो वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ऐसा यदि हो गया तो अमेरिका दूसरे दिन अपनी मिलिट्री मैक्सिको में भेज के वो 10 सेनेटर को मैक्सिको सिटी के बीच में, बीचों बीच उनको फांसी पे चढ़ाएगी। और वो जो सेनेटर है उनको पता है कि हमें 10 आतंकवादी भेजने हो तो भेज देंगे, पॉसिबल है। यदि सो रहा है तो बिल्ली उस पे चुपके से जाके एक पंजा मार सकती है। शेर है, वो बिल्ली को एक पंजा मारने से नहीं रोक सकता, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन बाद में वो बिल्ली बचेगी या नहीं, वो क्वेश्चन बिल्ली को सताता है। बिल्ली है, वो क्यों शेर पे हमला नहीं करती? इसलिए क्योंकि बिल्ली को पता है कि एक हमला तो वो कर देगी, एक जाके एक थप्पड़ मारनी हो तो बिल्ली मार देगी, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन बाद में उसको पता है कि शेर जागने के बाद जो उसका हाल करेगा उससे वो बच नहीं पाएगी। तो मैक्सिको का को यदि 10 आतंकवादी भेजने हो अमेरिका में, तो भेजने के लिए एक बार भेज सकता है, लेकिन बाद में अमेरिका की सेना उसको मैक्सिको के बीचों बीच आके फांसी पे चढ़ाएगी, वो भी पब्लिक के सामने। जैसे अमेरिका ने सदाम हुसैन को पब्लिक में फांसी पे चढ़ाया। पब्लिक में कैसे फांसी पे चढ़ाया? कि बंद कमरे के अंदर ही फांसी पे चढ़ाया, क्योंकि अमेरिका में पब्लिक एग्जीक्यूशन का रूल नहीं है और पब्लिक एग्जीक्यूशन करते तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम बहुत खड़े हो जाते। इसलिए अमेरिका ने उनको, सदाम हुसैन को बंद कमरे के अंदर फांसी चढ़ाया। लेकिन जितने इराक और वो जो फांसी चढ़ाने का पूरा स्टाफ था वो इराक का था, उसमें एक भी अमेरिकी नहीं था। उन सबको उसने मोबाइल कैमरा दे दिया। तो जो फांसी चढ़ाने के लिए 10-20 इराकी थे, इराकी जल्लाद या जो भी को स्टाफ, या उन सबको अमेरिका ने मोबाइल कैमरा दिया। सबने उसका वीडियो उतारा और वीडियो अमेरिका ने सबको यूट्यूब पे रखने दिया। तो इस तरह से पूरी दुनिया ने उसकी फांसी देखी। इसी तरह से तो मैक्सिको के जो पॉलिटिकल लीडर है वो घबराते हैं कि यदि हमने अमेरिका में आतंकवादी भेजे तो अमेरिका हमारा वो बुरा हाल करेगा, और उस भय से वो लोग अमेरिका में आतंकवादी नहीं भेजते। यानी अमेरिका की सेना की इतनी ताकत है कि मैक्सिको के किसी सेनेटर की या किसी पॉलिटिकल लीडर की हिम्मत नहीं होती कि वो अमेरिका में आतंकवादी भेजे। इसी तरह से इजराइल है, तो इजराइल में आतंकवादी हमले होते हैं, लेकिन जो आसपास के देश है, सीरिया है, वो बहुत कम आतंकवादी भेजते हैं। क्यों? क्योंकि सीरिया के 10-20 आतंकवादी आके इजराइल में 10-20 यहूदियों का यदि उन्हें खून करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, होते भी रहते हैं। लेकिन उसके जवाब में फिर मिनिमम 1:3, 1:4, 1:5 जवाब मिलता है
कि एक यहूदी मरता है तो सामने वो 10, 15, 20 को मार के आते हैं। तो इजराइल मिलिट्री की इतनी ताकत है कि उनपे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो एक लिमिट के अंदर होते हैं। जिस तरह के कसब के अटैक हुए, कसब लेवल के अटैक हुए, उतने इजराइल में नहीं हुए। फिर इसी तरह से श्रीलंका में पहले अटैक होते थे LTTE वगैरह के, लेकिन अब श्रीलंका की मिलिट्री की ताकत बढ़ गई, जो कि हमारे लिए एक तरह से नेगेटिव पॉइंट भी हुआ कि श्रीलंका को चाइना उकसा रहा है। अब चाइना श्रीलंका को उकसा रहा है कि तुम बड़े संख्या में तमिलों की हत्या करो, और उसका मैंने उपाय चैप्टर 33 में दिया, चैप्टर 32-33, कि हमें जितने भी तमिल हिंदू और तमिल बुद्धिस्ट है उन्हें भारत में एंट्री दे देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पे हम और कुछ कर नहीं सकते। अभी हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है कि श्रीलंका हमसे डरे। देखो, भारत की सेना श्रीलंका की सेना से मजबूत है, लेकिन श्रीलंका को यदि चाइना पूरा प्रोटेक्शन देता है, चाइना बड़े पैमाने पे हथियार दे रहा है, चाइना है वो वहां पे पोर्ट बना रहा है, श्रीलंका में मिलिट्री पोर्ट भी बना रहा है, तो इतने बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है, तो श्रीलंका की हिम्मत इतनी बढ़ गई है। प्लस चाइना है वो श्रीलंका को उकसा रहा है कि तुम बड़े पैमाने पे तमिलों की कत्लेआम करो, और उसकी वजह से बड़ी संख्या में वहां पे तमिल आज मर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो हमारे पास एक ही है कि जितने भी तमिल है उनको हम भारत में एंट्री दे दे, जो कि इजराइल करता है। जैसे कि इजराइल में कानून है कि पूरे दुनिया का कोई भी यहूदी हो वो किसी भी दिन इजराइल में आ सकता है और इजराइल में वर्क परमिट ले सकता है, और ड्यू वेरिफिकेशन के बाद उसको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। फिर दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा कि यदि सेना मजबूत हो तो आतंकवादी हमले कैसे कम हो जाते हैं, वो मैं रशिया का दूंगा। कि अमेरिका चेचन्या को बड़े पैमाने पे मदद कर रहा था, उसकी वजह से चेचन्या के काफी आतंकवादियों ने आके रूस में आके सैकड़ों रूसी सैनिकों की और नागरिकों की हत्याएं की। लेकिन इसमें भी यह देखना है कि अमेरिका ने चेचन्या की मदद करने की हिम्मत क्यों की, क्योंकि अमेरिका की सेना रूस की सेना से आज 5 गुना 6 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यदि रूस की सेना भी इतनी शक्तिशाली होती कि वो मैक्सिको को मदद करके मैक्सिको में से रूस में आतंकवादी भेज सके, तो अमेरिका चेचन्या के आतंकवादियों को मदद करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अमेरिका की सेना बहुत ज्यादा 5, 6, 7 गुना ज्यादा मजबूत हो गई थी, और अमेरिका को एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करना था कि देखो, हम इराक लूटने वाले हैं, हम लीबिया लूटने वाले हैं, और उस समय आप इन देशों की मदद नहीं करोगे, और मदद करोगे तो हम चेचन्या को इतनी मदद करेंगे कि चेचन्या के आतंकवादी 1000, 2000, 10,000 रूसियों को मार डालेंगे। इसलिए उन्होंने बड़े पैमाने पे चेचन्या को मदद करने की कोशिश की, लेकिन इन रिटालिएशन रशिया की मिलिट्री ने चेचन्या पे जो अटैक किए उसकी वजह से चेचन्या की पूरी सेना खत्म हो गई, और चेचन्या की जो प्रजा थी, आम पब्लिक थी, उसने एक डिसीजन लिया कि हमें आतंकवादियों की किसी तरह से मदद नहीं करनी है। क्योंकि एक रूसी मरता था, सामने 10 चेचन मरते थे, और वो सेना की स्ट्रेंथ की वजह से, रूस की सेना की स्ट्रेंथ की वजह से, यानी रूस की सेना इतनी स्ट्रांग नहीं साबित हो पाई कि वो अमेरिका को डरा सके, लेकिन रूस की सेना ने चेचन्या को पूरी तरह डरा दिया। तो आज कुछ कुछ हमें प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पे आतंकवादी भेज रहा है। वो साबित करता है कि पाकिस्तान के जो जनरल है, ISI के जो एपेक्स है, उसे भारत की सेना का डर नहीं है। वो इस डर से नहीं जी रहा है कि जो मुशर्रफ था उसको इस बात का भय नहीं था कि भारत की सेना लाहौर में आके मुझे फांसी पे चढ़ा देगी या इस्लामाबाद में आके फांसी पे चढ़ा देगी, इसलिए उसने कारगिल पे हमला किया। यदि उसको इस बात का खौफ होता कि भाई कारगिल में मैं अपने 100, 200, 500 घुसपैठिए भेज के बिगिनिंग में तो मैं 100, 200 भारत के सैनिकों को मरवा डालूंगा, लेकिन बाद में भारत की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि मुझे इस्लामाबाद आके मुझे जिस तरह के सदाम को फांसी पे चढ़ा उस तरह मुझे फांसी पे चढ़ाएगी, ये भय उसके मन में नहीं था, और इसलिए उसने कारगिल के हमला किया। यानी कारगिल का हमला भी अपने आप में एक बात को साबित करता है कि भारत की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि पाकिस्तान के जनरलों के दिमाग में, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के दिमाग में एक खौफ का वातावरण पैदा कर सके। फिर बड़ी संख्या में तमिल मर रहे हैं श्रीलंका के अंदर, वो भी इस बात का सबूत है कि श्रीलंका के जो जनरल है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, उनके मन में इतना खौफ नहीं है कि भाई हमने हद से ज्यादा दमन किया,
तो भारत की सेना जवाबी कार्रवाई ऐसी तगड़ी देगी कि हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे। अंत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और वो सब तो ठीक है, वो छोटे मोटे आतंकवादी या छोटे मोटे घुसपैठिए उनको कंट्रोल करने के लिए होती है। जो कसब लेवल के अटैक होते हैं वो खौफ के द्वारा कंट्रोल होते हैं। मतलब आप एक बार भारत का नक्शा देखो कि कितनी लंबी कोस्ट लाइन है, और भारत का दूसरा नक्शा देखो कि कितनी लंबी हमारी बॉर्डर है, और किलोमीटर के हिसाब से लिखा हो आप 1 किलोमीटर पे 10 सैनिक भी बिठाओगे तो हमें सैनिक कम पड़ेंगे, और वो मुमकिन भी नहीं है। आप हर एक जगह चेक पोस्ट रखना भी मुमकिन नहीं है। कुछ कुछ जगह टेरेन इतनी खराब है, ज्योग्राफी इतनी खराब है कि वहां पे फेंस बनाना भी मुश्किल नामुमकिन है, और कोस्ट लाइन इतनी लंबी है, आप कहाँ का गार्ड रखोगे। और कोस्ट लाइन में जो मछुआरे हैं वो तो हमेशा आते जाते रहते हैं, कैसे पता लगाओगे कि एक जहाज है वो भारत का है या पाकिस्तान का है या घुसपैठियों का है, या भारत का जहाज है और उस पर कसब जैसे घुसपैठियों ने कंट्रोल नहीं कर लिया। कसब जिस जहाज के थ्रू आया था वो भारत के मछुआरे का था, वो रजिस्टर्ड था। उसमें मान लो आपने इक्विपमेंट भी लगा दिए होते तो भी इक्विपमेंट यही बताता कि वो जहाज भारत का है। और एक बार पोर्ट पे किसी इतनी लंबी कोस्ट लाइन पे कहीं रुक के आदमी, मान लो वहां गाड़ी या कुछ पहले से खड़ा है तो देश में आ जाना वो पॉसिबल है, उसको रोकना नामुमकिन है। वो रोकता किस स्ट्रेंथ के आधार पे रोका जा सकता है कि उनको ट्रेन करने वाली जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उनको प्रोटेक्शन देने वाली जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव, ISIA पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का डिपार्टमेंट हो, ये डिफेंस मिनिस्टर है, उसके मन में खौफ हो कि मैं भेजने के लिए तो 13 क्या 130 कसब भेज दूंगा, लेकिन जवाब में जो इंडियन मिलिट्री का जवाब आएगा उसमें मेरा और मेरे परिवार का एक भी आदमी नहीं बचेगा। जैसे कि इजराइल की मिलिट्री का मैं आपको बताऊं कि जो आतंकवादी पैलेस्टीनियन इजराइल में आके आतंकवादी हरकतें करता है, इजराइल की पुलिस या उसकी मिलिट्री उस आतंकवादी को तो खत्म कर ही देती है, उसके परिवार के सारे सभ्यों की सारी प्रॉपर्टी छीन लेती है, उसके घर जला देते हैं, उसके खेत कॉन्फिस्केट करके ऑक्शन कर दिए जाते हैं। और वो इस बात पे रुके, वरना वो एक और कानून बनाने के तैयार है कि उनके परिवार के सदस्यों को भी फांसी दी जाएगी। यानी कि जो आतंकवादी, जो पैलेस्टाइन का आतंकवादी इजराइल में आके आतंकवादी हरकत करेगा उसको तो फांसी होगी, उसके परिवार के सारे सभ्यों को भी फांसी होगी। ऐसा कानून अभी तक बनाया नहीं है, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाती है। तो इस तरह से जो अब एक और क्वेश्चन आया कि भाई अमेरिका की मिलिट्री इतनी मजबूत है तो 9/11 का अटैक कैसे हो गया। तो वो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यदि शेर कितना भी मजबूत हो, लेकिन यदि वो सो रहा है तो बिल्ली उसे आके एक चांटा मार सकती है। वो शेर की कमजोरी साबित नहीं करती है, लेकिन एक बिल्ली, 2 बिल्ली, 10 बिल्ली एक के बाद एक आके चांटा मार के आया, इसका मतलब कि शेर एकदम कमजोर हो गया है, जो हमारे साथ हो रहा है। अमेरिका को एक चांटा मार दिया। वैसे इसमें भी देखो काफी थियोरी है। एक तो इस बात के भी काफी सबूत मिल रहे हैं कि 9/11 अटैक का अंदाज अमेरिका को पहले आ गया था, FBI वगैरह को। उन्होंने जानबूझ के अटैक इसलिए होने दिया क्योंकि उन्हें अमेरिका की पब्लिक में एक प्रो वॉर एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। अमेरिका के जो इलीट है उसे मिडल ईस्ट के यानी कि इराक है, ये सऊदी अरेबिया, उसके पूरे तेल के कुएं कैप्चर करने हैं, जिसके लिए वहां पे अमेरिका की मिलिट्री को बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करना जरूरी है। तो एक प्रो वॉर, एक प्रो अटैक एटमॉस्फेयर खड़ा करने के लिए यदि अमेरिका की सॉइल पे अटैक होता है तो वो उनके लिए फायदे में था, यानी अमेरिका की इलीट के लिए। और काफी सबूत मिल रहे हैं कि उनको पहले से अंदाज आ गया था कि अटैक होने वाला है। जैसे कि अमेरिका के काफी धनिक जो कि रोज WTC की ऑफिस में बैठते हैं, वो उस दिन WTC की ऑफिस में नहीं थे। जिस दिन अटैक होने वाला था उस दिन सबने छुट्टी ले रखी थी। अब वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट टू मच ऑफ कोइंसिडेंस जब बोलते हैं ना कि टू मच ऑफ कोइंसिडेंस मींस कॉन्स्पिरसी और इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्स्पिरसी, यानी कि उन्होंने अटैक करवाया हो ये भी मुमकिन है, या तो अटैक नहीं करवाया हो तो उनको पता था कि भाई इस तरह का अटैक होने वाला है। मतलब कि ओसामा बिन लादेन के ग्रुप में अमेरिका का कोई आदमी हो और उस आदमी ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया हो कि भाई 9/11 पे इस तरह का अटैक होने वाला है, तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अटैक रुकवा दे
या तो वो अटैक होने दे, लेकिन जो अमेरिका के अति धनिक आदमी हैं जो कि अटैक में वो जो नहीं मरना चाहते उनको वहां से निकाल लिया। तो जो मरे 3-4 हजार लोग, ऐसा बोला जाता है कि 9/11 में जो टोटल अटैक हुआ इसमें कुछ 5,000 लोग मरे। इनिशियल आंकड़ा 10,000 का था, बाद में 5,000 का निकला। तो उससे पूरे अमेरिका की पब्लिक है वो मिडल ईस्ट पे युद्ध करने के लिए तैयार हो गई, जो कि अमेरिका के इलीट के लिए एक फायदे का सौदा रहा। तो फिर भी मान लो कि 9/11 का अटैक जेन्युइन टेररिस्ट अटैक था कि अमेरिका को पता भी नहीं था, तो भी वो एक ही बात साबित करता है कि एक बिल्ली है वो सोते हुए शेर पे एक थप्पड़ मार के चली गई, लेकिन बाद में अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, और इराक तो 9/11 के अटैक में इन्वॉल्व भी नहीं था, फिर भी इराक का तेल लूटना था इसलिए एविडेंस खड़े कर दिए गए, यानी बनावटी एविडेंस कि इराक है वो 9/11 के अटैक में इन्वॉल्व था। इराक के पास एटॉमिक वेपन है, इराक के पास बायोलॉजिकल वेपन है, इराक के पास केमिकल वेपन है, और इराक पे हमला कर दिया और उसका तेल लूट लिया। मतलब जो जवाबी हमला आया उससे बेनिफिट क्या मिला अमेरिका को? पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हिम्मत है कि भारत पे 50 अटैक करे कसब लेवल के। क्या परवेज मुशर्रफ की हिम्मत है कि वो अमेरिका पे कसब लेवल का एक भी अटैक करके दिखाए? या सऊदी अरेबिया का जो प्रिंस है, शेख है, उसमें हिम्मत है कि वो अमेरिका पे दोबारा 9/11 का अटैक कराए? 9/11 का अटैक करने की हिम्मत हुई तो किसकी हुई? ओसामा बिन लादेन, जो कि अफगानिस्तान में बिल के नीचे छिपा हुआ घूमता था। सऊदी अरेबिया की तो हिम्मत नहीं हुई ना। और वो भी कहा जाता है कि ओसामा भी मतलब अफगानिस्तान के शासक ने 9/11 क्यों नहीं कराया, क्योंकि जो जवाबी कार्यवाही का उनको भय था वो इतना बड़ा था कि वो ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते। फिर भी मान ले कि उन्होंने हिम्मत की, तो अभी अब दोबारा किसी पॉलिटिकल लीडर की हिम्मत होगी कि वो इस तरह का अटैक ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करे? वो नहीं होगी। यानी अमेरिका की मिलिट्री ने साबित करके दिखाया कि अब दोबारा ऐसा अटैक हुआ हमारे पे, या किसी पॉलिटिकल लीडर ने ऐसा अटैक इंजीनियर कराने की कोशिश की, तो हम उसका क्या हाल करेंगे वो उन्होंने करके बता दिया। भारत पे इतने हमले हुए, कारगिल का अटैक हुआ, उसके बाद टेररिस्ट अटैक रोज होते हुए, अभी कुछ महीनों पहले जो सर काट के ले गए वो अटैक, उसमें भारत ने क्या जवाबी कार्रवाई की? क्या हम परवेज मुशर्रफ को इस्लामाबाद के बीचों बीच फांसी पे चढ़ा पाए? नहीं चढ़ा पाए। तो वो साबित करता है कि हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में यदि ये हाल रहा तो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट अटैक करता जाएगा जब तक कि उसको थर्ड पार्टी का प्रोटेक्शन मिलता है। अमेरिका का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो चाइना का मिलेगा, चाइना का नहीं मिलेगा तो अमेरिका का मिलेगा, कुछ ना किसी का तो मिलेगा। जब तक उसको थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन मिलेगा तब तक वायलेंस चालू रहेगी। श्रीलंका की तमिल पे जो वायलेंस है वो भी चालू रहेगी, क्योंकि उसको चाइना का प्रोटेक्शन है। उसको पता है कि भाई इंडिया की मिलिट्री है वो बड़े पैमाने पे एलटीटी को मदद नहीं कर सकती, एलटीटी खत्म हो चुका है। और इंडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, और दूसरा चाइना इतना हथियार दे रहा है, इतने हथियार दे रहा है श्रीलंका की मिलिट्री को कि श्रीलंका की मिलिट्री है वो काफ़ी मजबूत हो गई है कि वहाँ पे तमिल पॉपुलेशन का पूरा दमन कर सके। तो इस पूरा एक न्यूमेरिकल डेटा भी आप देख लो इंडिया और चाइना की मिलिट्री का कंपैरिजन का, और मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि आप इंडिया और अमेरिका की मिलिट्री का भी कंपैरिजन करो कि इंडिया के पास कितने प्लेन है, फाइटर प्लेन है, अमेरिका के पास कितने फाइटर प्लेन है, इंडिया के पास कितने क्रूज मिसाइल है, चाइना के पास क्रूज मिसाइल है, और जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है कि हम कितने मिसाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो कि 100% मेड इन इंडिया हो, जिसका चिप्स मेड इन इंडिया हो, कोर इंजन मेड इन इंडिया हो, कितने फाइटर प्लेन है जो कि 100% मेड इन इंडिया हो, कितने टैंक है जो कि मेड इन इंडिया हो। हमारे पास टैंक जो अर्जुन टैंक बोला जाता है, इंडियन मिलिट्री में अभी 50 भी अर्जुन टैंक नहीं है। सारे जो हमारे मेन जो टैंक है जो एक्चुअली फील्ड में यूज हो रहे हैं वो अधिकतर क्या 95% से ज़्यादा, क्या 98% से ज़्यादा मेड इन रशिया आज की तारीख में भी। जिस तरह का टैंक जर्मनी 1950 में बना 1944 में बना लेता था, और जिस तरह का टैंक रशिया 1950 में बनाता था, उस तरह का टैंक हम आज नहीं बना पा रहे आज की तारीख में। इसी तरह से AK-74 राइफल, AK-100 राइफल, वो सब इंपोर्टेड है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो भी अपने आप में एक सेना की कमजोरी साबित कैसे करती है कि जिस दिन हमारा अमेरिका से युद्ध हुआ उस दिन जो किल स्विच के, और मेरे दूसरे वीडियो, अमेरिका स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर देगा, किल स्विच रखे हैं वो भी एक्टिवेट कर देगा। इसी तरह से हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ
तो अमेरिका हमें हथियार तो देगा, स्पेयर पार्ट देगा, लेकिन हो सकता है 3 महीना लेट दे। वो मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया कि क्यों 3 महीने लेट देना उसके फायदे में है। तो ये हमें सारे फैक्टर से इवोल्यूएट करना पड़ेगा, और सारे फैक्टर से इवोल्यूएट करो तो मेरा मंतव्य बहुत स्पष्ट है कि हमारी सेना काफ़ी कमज़ोर है। अब कैसे मजबूत किया जाए, तो उसके लिए एक एक वेपन मैन्युफैक्चरिंग का जो पार्ट होता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग से लेके पीसीबी से लेके वेपन असेंबलिंग, फिर सिंपल वेपन यानी बंदूकें, सिंपल वेपन यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट नहीं होता। AK-100 राइफल है, वो सिंपल वेपन किस सेंस में हुआ कि उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट नहीं है, और पर वो भी बनाना मुश्किल है क्योंकि उसके लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट्स होते हैं, एलॉयज वगैरह, वो बनाना आसान काम नहीं है। इंडिया आज भी नहीं बना पा रहा। और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेपन्स यानी फाइटर प्लेन, वो बनाना बहुत ही मुश्किल है, और उसके लिए इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करना बहुत एसेंशियल है। और वो जहां तक जो मैंने एक्सप्लेन किया अलग अलग वीडियो में कि उसके लिए ज्यूरी सिस्टम बहुत एसेंशियल है, क्योंकि ज्यूरी सिस्टम होती है तभी एक इंजीनियर फल फूल सकता है। जब तक ज्यूरी सिस्टम नहीं आएगी तब तक 100 में से 95 इंजीनियर है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब जिस देश में ज्यूरी सिस्टम है उस देश में 100 में से 20-25 इंजीनियर प्रोग्रेस कर पाते हैं। क्यों 20-25? क्योंकि प्रोग्रेस करने के लिए एक लेवल के बाद मार्केटिंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, जो कि हर एक इंजीनियर में नहीं होता। हर एक में नहीं होता ऐसा भी नहीं होता। जैसे बिल गेट्स है, उसकी कैरियर की शुरुआत इंजीनियरिंग से हुई। स्टीव जॉब्स है, उसकी कैरियर की शुरुआत भी टेक्नीशियन से हुई, वो तो इंजीनियरिंग से भी एक लेवल नीचे था। एंडी ग्रूव्स, इंटेल का चीफ, मतलब अब तो रिटायर हो गया। एंडी ग्रूव्स की शुरुआत हुई थी इंजीनियर से, वेरी स्पेशलाइज्ड इंजीनियर। उसने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आज की दुनिया में उसको कोई माइक्रो प्रोसेसर कहेगा भी नहीं। 4-बिट, अब तो 128 बिट का जमाना आ गया। तो उसके कैरियर की शुरुआत हुई थी 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर से। तो जो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, 100 साइंटिस्ट या 100 इंजीनियर है, 100 टेक्नीशियन में हर एक में मार्केटिंग एप्टीट्यूड भी नहीं होती। रिस्पॉन्सिवनेस टू कस्टमर नीड, मार्केटिंग से मेरा मतलब है एडवर्टाइजमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिव टू कस्टमर नीड, कि भाई कस्टमर को ये चीज चाहिए, तो मैं जो चीज बनाना चाहता हूं उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, उसको थोड़ा कट करो, भले वो थोड़ी इंफीरियर हो, लेकिन कस्टमर इतना पैसा नहीं दे सकता। कस्टमर तो सिर्फ इतना ही पैसा देने को तैयार है। तो चीज को इस तरह से ट्विक करो ताकि कस्टमर नीड सेटिस्फाई हो जाए। तो हर एक इंजीनियर में ये एप्टीट्यूड नहीं होती, हर एक साइंटिस्ट में एप्टीट्यूड नहीं होती। मान लो 100 में से 20 में है, तो जहां ज्यूरी सिस्टम है वो 20 ऊपर आएंगे। फिर दूसरा होता है रिश्वत देने की एप्टीट्यूड, कि भाई जज को पटाओ, मिनिस्टर को पटाओ, एमएलए को पटाओ, पुलिस वाले को पटाओ, और उसको पटा के कॉम्पिटिटर को पछाड़ो। वो एप्टीट्यूड बहुत कम साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग में होती है। और जहां जज सिस्टम होता है वहां पे वही लोग आगे आते हैं जिनमें इस तरह की जुआड़ बना, जो नेक्सस बनाने की एबिलिटी हो, कि भाई किस तरह से जज के रिलेटिव को पटाओ ताकि तुम्हारा केस कोर्ट में से निकल जाए और रिलेटिव तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो केस में फंस जाए। किस तरह से पुलिस को रिश्वत दो ताकि तुम्हारा केस है वो रफा दफा हो जाए, तुम्हारे खिलाफ जो केस है और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के सामने केस है वो हथौड़े की तरह उसके सर पे गिरे। तो वो उस तरह की एप्टीट्यूड वाले लोग होते हैं, उनमें ट्रू इंजीनियरिंग स्किल्स नहीं होती, कभी जनरली ऑपोजिटिव होती हैं। एक होता है नेक्सस बिल्डिंग स्किल और एक होता है इंजीनियरिंग स्किल। मैंने जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है और मेरा मानना है, ये दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। जिसमें नेक्सस बिल्डिंग स्किल होता है उसमें इंजीनियरिंग स्किल नहीं होती, और जिसमें इंजीनियरिंग स्किल होती है उसमें नेक्सस बिल्डिंग की स्किल नहीं होती। जैसे स्टीव जॉब्स है, इंटेल का और एप्पल का चीफ, जो कि अभी कुछ महीनों पहले जिसकी मृत्यु हुई, यदि वो इंडिया में होता तो वो 100 लोगों की कंपनी भी नहीं बना पाता। जब वो आखिर जब उसकी डेथ हुई तब एप्पल में मेरे ख्याल से 30-40 हजार से ज्यादा एम्प्लॉई है आज, और वो भी स्किल्ड एम्प्लॉय, हाईली स्किल्ड। बहुत सारा लो एंड वर्क तो वो चाइना में, और वो सब सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो यदि उस सब कॉन्ट्रैक्टर को भी उसके वर्चुअल स्टाफ की तरह गिनो कि भाई कितने लोग हैं जो कि हफ्ते में 60 घंटा या 40 घंटा एप्पल के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करते हैं, तो शायद उसकी तादाद 10 लाख से ऊपर हो जाएगी। इतने सारे उसके एप्पल के कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर मिला के।
तो एक तरह से वो 40,000 की कंपनी का सीईओ था और वर्चुअल कॉन्ट्रैक्टर भी, वर्चुअल एम्प्लॉय मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर गिन लो तो संख्या बढ़ के 2 लाख से लेकर 10 लाख तक पहुंच जाएगी। और उस एप्टीट्यूड का आदमी यदि इंडिया में बिठाया होता तो वो 50-100 लोगों के ऊपर काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम ऐसे फैक्ट्री चला रहे हो या कोई कंपनी चला रहे हो तो इनकम टैक्स वाले को रिश्वत दो, जज को रिश्वत दो, एमएलए को रिश्वत दो, फिर ये एक्साइज वाला आएगा, कस्टम्स वाला आएगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाला आएगा, सब तुम्हारे अनाथ बच्चों की तरह लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, मान ना मान। और फिर वो लोग या तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा या न्यूजीलैंड भाग जाएगा या अमेरिका भाग जाएगा या इंडिया में रहेगा तो वो लाइन चेंज कर लेगा, वो फैक्ट्री छोड़ के सॉफ्टवेयर का काम शुरू कर देगा या तो कुछ ना कुछ काम कर देगा, कम से कम वो फैक्ट्री के धंधे में से निकल जाएगा। फाइनली फैक्ट्री में टिकेगा कौन? कि जिसमें इंजीनियरिंग स्किल कॉम्प्रोमाइज है या कम है, या तो उसने अपनी इंजीनियरिंग स्किल सारी छोड़ के वो जुगाड़खोरी के धंधे में आ गया। तो कम से कम एक इंजीनियर या तो मैदान छोड़ के भाग गया या तो वो इंजीनियरिंग छोड़ के भाग गया। नुकसान तो हुआ है ना एज ए होल इंजीनियरिंग के फील्ड को। तो जो वेपन डेवलपमेंट है दैट रिक्वायर्स द इंजीनियरिंग स्किल ऑफ हाईएस्ट कैलिबर। दुनिया में आज साइंस का और इंजीनियरिंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता हो तो वेपन्स में होता है, उसके बाद नंबर आता है मेडिसिनल इक्विपमेंट में, और तीसरे नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में। मेडिसिनल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल में फर्क है। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई बनाने वाली कंपनी, और मेडिसिनल इक्विपमेंट यानी कि आप एक्सरे की मशीन है या तो ये सोनोग्राफी की मशीन है और एमआरआई की मशीन है। आप इंडिया के किसी भी एमआरआई क्लिनिक में चले जाओ, उसकी मशीन या तो मेड इन जापान होगी या तो मेड इन अमेरिका होगी। एक भी एमआरआई बनाने वाली एमआरआई की मशीन मेड इन इंडिया नहीं है, एक भी असेंबल भी नहीं होती। पूरा का पूरा मशीन है वो तो या तो जनरल इलेक्ट्रिक का होगा मेड इन अमेरिका का, या तो जापान की 1-2 कंपनी है जो कि काफी अच्छा एमआरआई का मशीन बना लेती है। चाइना भी नहीं बना पाता इतने लेवल का। तो मेडिसिनल इक्विपमेंट वेपन्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ इंजीनियरिंग टैलेंट चाहिए, साइंटिफिक टैलेंट चाहिए, फिजिक्स का टैलेंट चाहिए। उसके बाद आता है मेडिसिनल इक्विपमेंट और फिर फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां बनाना। जैसे कि कैंसर की नई दवाइयां हैं, वो अधिकतर दवाइयां आजकल अमेरिका में बन रही हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है जापान, तीसरे नंबर पे आता है स्वीडन, और लंदन भी आता है, यूके भी आता है। तो ये सारे चीजों के लिए हमें किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए वो भी सोचना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सोचने की शुरुआत तब होगी जब पहले आप एक रियलिस्टिक अंदाज लगा लो। आप विकिपीडिया पे सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करो, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन मिलिट्री पे सारे गूगल आर्टिकल करो और आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। एंड में मैं कहूंगा एक ये भ्रामक सोच कैसे पैदा हो गई कि इंडिया की मिलिट्री स्ट्रांग है। वो भ्रामक सोच ऐसे पैदा हो गई कि हमने 4 युद्ध लड़े, वो भी पाकिस्तान जैसे एकदम घटिया कंट्री से, तो चारों में जीत गए। मगर कारगिल का युद्ध भी जीते नहीं है, वो भी मीडिया ने 95% सच छिपा दिया। कारगिल का युद्ध जैसे मेरे एक वीडियो में मैंने कहा कि भारत हार गया, पाकिस्तान हार गया, अमेरिका जीत गया कारगिल का युद्ध। लेकिन हमने कम से कम, अमेरिका पर्दे के पीछे था, उसे हमने देखा नहीं। पर्दे के आगे तो हमको एक ही दिखा, पाकिस्तान, उसको हमने मार के भगा दिया। तो 4 एकदम सड़े गिले कंट्री के साथ हमने युद्ध में फतह पाई, और उसकी वजह से हम ये सोचने लगे कि हमारी मिलिट्री बहुत ही मजबूत है, और ये भ्रामक सोच हमने आ गई। हमें 62 के युद्ध का स्टडी करना चाहिए। उस समय के अखबार इंटरनेट पे है नहीं। जिन लोगों ने उस समय के अखबार पढ़े थे उनसे मैंने ये इंफॉर्मेशन ली कि उस समय करीब करीब देश में ये माहौल था कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है अब हमारे हाथ से गया। यहां तक कि कुछ लोग ये सोचते थे कि भाई मेरे रिश्तेदार जो नॉर्थ ईस्ट में है, मैं किस तरह से उनको भारत उनका आने का इंतजाम करूं, किस तरह से मैं उनको भारत वापस बुला लूं ताकि कम से कम उनकी जान बच जाए, बाकी उनका घर भर का जो होना हो। ये माहौल 1962 में आ गया था। आप गूगल करोगे तो आपको और भी मिलेगा, नेहरू कैनेडी 1962 वॉर, इस तरह से 3-4 कीवर्ड डालना तो आपको मिलेगा कि नेहरू ने लेटर लिखे थे कनाडा को। कुछ जो लेटर का कुछ लोगों ने ड्राफ्ट भी दिया उस लेटर का। तो लेटर में तो इसी तरह का लिख रहा है कि एक भीख मंगा है, वो भीख मांग रहा है कि भाई आप अपने 20, 40, 50 प्लेन इंडिया में भेजो, एक कश्मीर में बेस बनाओ, एक आसाम में बेस बनाओ, उस प्लेन को बोलो कि वो चाइना पे अटैक करे। इस तरह का उसने नेहरू ने लेटर लिखने की नौबत आ गई थी। और वो हमारी उस समय की सेना की
कमजोरी को एक्सपोज करता है, उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किए, इंदिरा गांधी आई, उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया, लेकिन वो इंप्रूवमेंट की पूरी प्रोसेस है वो राजीव गांधी के टाइम कमजोर हो गई। और उसके बाद नरसिम्हा राव जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के बिठाए हुए एजेंट थे, वो कोई अपने पावर पे तो बने नहीं थे, उन्होंने और मनमोहन सिंह ने मिलकर पूरा उसका सत्यानाश करना शुरू किया। और उसके पिछले 20-22 साल में जो सेना की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, वो दिन ब दिन खत्म होती गई और उसकी वजह से आज हमारी सेना बहुत कमजोर है। धन्यवाद।